हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरो काव्य खंड की कविता गज़ल, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। कवि कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अर्थात कवि कहते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था, हम आज़ाद नहीं थे, उस समय यह तय किया गया था, यह निश्चित किया गया था कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, उस समय हर घर में चिराग जलेंगे। अर्थात हर घर में रोशनी होगी, हर घर में खुशियाँ होंगी, किसी को किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा, कमी नहीं होगी। ऐसा निश्चय किया गया था, यह सोचा गया था कि आज हम परतंत्र हैं, इसलिए हम परेशान हैं, लेकिन जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, जब हम आज़ाद होंगे, तो जो शासक होंगे वो हमारे अपने बीच के ही होंगे और हमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। हर घर में चिराग जलेंगे, हर घर में खुशियाँ होंगी और हर व्यक्ति प्रसन्न होगा। लेकिन हुआ क्या? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो शासक बने वो कौन थे? वो हमारे ही बीच के थे। लेकिन जैसा कि उनसे आशाएं थी, वह उस कार्य को उस तरीके से नहीं कर पाए। और स्थिति क्या थी? स्थिति यह थी, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मयस्सर माने उपलब्ध, कि कहाँ तो हम यह सोच रहे थे कि हर घर में चिराग जलेगा, हर घर में खुशियाँ होंगी, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या निकल कर आई? वास्तविक स्थिति हमारे सामने यह आई कि हर घर के लिए तो क्या, शहर में एक चिराग नहीं उपलब्ध नहीं है। अर्थात पूरे शहर में कहीं कोई एक खुशी भी दिखाई नहीं दे रही है। हर घर और हर व्यक्ति तो खुश क्या होगा, लेकिन पूरा शहर भर में कोई एक खुशी या एक व्यक्ति खुश नजर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति स्वतंत्रता के बाद भी बनी हुई है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। तो कवि कहते हैं कि यहाँ दरख्त अर्थात पेड़ों के साए में धूप लगती है। हमारे देश की स्थिति ऐसी हो गई है स्वतंत्रता के बाद भी कि यहाँ पेड़ों के छाए में पेड़ों के नीचे बैठ जाएं तो भी धूप लगती है। जबकि यह कहा जाता है कि यदि धूप हो और किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ तो छां मिलती है, ठंडक मिलती है। लेकिन इस उदाहरण के माध्यम से, पेड़ के और धूप के उदाहरण के माध्यम से कवि ने इस देश की शासन व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। वो कहते हैं कि यहाँ स्थिति ऐसी है कि शासक अपने ही बीच के लोगों में से कोई है, लेकिन फिर भी स्थिति यही है कि उनके होते हुए भी, अपनों के शासन कार्य को संभालने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। किसी के घर में भी खुशी नहीं है, किसी के घर में चिराग नहीं जल रहे, किसी के घर में रोशनी नहीं हो रही। अर्थात अपने शासकों के होते हुए भी यहाँ पर बाकी सारी जनता सुरक्षित नहीं है और सुकून से नहीं है। चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। कवि कहते हैं कि इस स्थिति को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि चलो यहाँ से चलें, इस जगह से ही हम चले जाएं, उम्र भर के लिए, हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएं। अर्थात जब हमें अपने लोगों के बीच रहते हुए, अपने लोगों के शासन में और दूसरे विदेशियों के शासन में कोई अंतर ही नहीं महसूस होता, तो अब हम यहाँ रहकर क्या करें? यहाँ से हम उम्र भर के लिए ही चले जाएं। ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। अब कवि यहाँ की सोई हुई जनता पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ना हो कमीज, यहाँ के लोग ऐसे हो चुके हैं, इनकी मानसिकता इतनी दबी हुई हो गई है कि यदि इनके पास तन ढकने के लिए एक कमीज ना हो तो ये उस कमीज की मांग नहीं करेंगे, बल्कि ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। तो अपने पांवों को इस तरह से मोड़ कर बैठेंगे कि उनका पेट ढक जाए उनके पैरों से ही। तो कहते हैं कि ये जो देश के लोग हैं, ये अपने अधिकारों का हनन होने पर उनके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते, अपने अधिकारों के लिए
बोलना नहीं जानते या बोलना नहीं चाहते, यदि इनके पास एक कमीज भी नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, तो ये उस कपड़े की मांग नहीं करेंगे कि यह उनका अधिकार है कि वो इस देश के वासी हैं और उन्हें तन ढकने के लिए कपड़ा मिलना चाहिए, बल्कि वो तो अपने तन को, अपने पेट को पाँवों से ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि कहते हैं ऐसी सोच रखने वाले लोग, ऐसी मानसिकता वाले लोग कितने मुनासिब हैं, कितने उचित हैं इस सफ़र के लिए, अर्थात इस शासन व्यवस्था के लिए, जो शासन व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे अपनों के द्वारा इस देश में लागू की गई है या चलाई जा रही है। उस सफ़र को या उस व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए इस तरह की दबी हुई मानसिकता के लोग कितने उचित हैं, कितने मुनासिब हैं, अर्थात इन्हीं के सहारे तो यह व्यवस्था लंबे समय तक आगे चल सकती है। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कहते हैं इन लोगों की स्थिति इतनी दीन हो चुकी है कि कहाँ शासक को एक और खुदा का दर्जा दिया जाता है, ईश्वर माना जाता है, भगवान माना जाता है, लेकिन यदि इनका शासक खुदा जैसे कार्य नहीं कर रहा है, खुदा के जैसे दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है या करना नहीं चाह रहा है या नहीं कर रहा है, तो ना सही, इन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये उससे प्रभावित नहीं होते, बल्कि आदमी का ख्वाब सही, इनके लिए तो ये ख्वाब ही काफ़ी है कि शासक खुदा के समान होता है। ये इस बात से ही संतुष्ट है कि जो शासक है वह खुदा के ओहदे पर के समान होता है। इन्हें इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वह खुदा जैसे दायित्वों को पूरा कर भी रहा है या नहीं। कोई हंसी नज़ारा तो है नज़र के लिए, इन्हें बस इतना ही सुकून है कि इनकी नज़रों के लिए कोई हसीन नज़ारा तो है, इन्हें देखने के लिए कोई हसीन नज़ारे तो दिखाई देते हैं। इन्हें मन में ये सुकून है कि जो हमारे शासक है वह खुदा के समान है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि कहते हैं वे मुतमईन हैं, अर्थात विश्वास से भरे हुए हैं। कौन? इस देश की जनता या इस देश के लोग। उन्हें ये विश्वास है कि पत्थर नहीं पिघल सकता, कि जिस तरह पत्थर को पिघलाया नहीं जा सकता, उसी तरह इस देश में शासन करने वाले शासकों की सोच को और शासन करने के तरीकों को बदला ही नहीं जा सकता। इस बात पर विश्वास करते हुए वे यह प्रयास ही नहीं करते कि जो भी गलत कार्य शासकों के द्वारा किया जा रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाए, अपने अधिकारों की मांग करें। उन्होंने सिर्फ इस बात पर विश्वास कर लिया है कि इन शासकों के तौर तरीकों को या इनकी शासन व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता, उसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, इसलिए मांग करके और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाकर कोई लाभ नहीं है। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। लेकिन कवि कहते हैं मैं बेकरार हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ। किस चीज़ के लिए? इस आवाज़ में असर के लिए, कि कहीं से कोई एक आवाज़ निकले और उस आवाज़ के साथ साथ अनेकों आवाज़ें हो, उस आवाज़ में असर हो, उस आवाज़ का प्रभाव हो और हमारे देश के जो शासक हैं उनकी आंखें खुले, वो इस बारे में जाने कि जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक हो गई है और उस आवाज़ में जो असर होगा उसको देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। अभी तक कवि ने इस देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन अब वो इस देश के शासकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, कि हे शासकों तुम्हारे लिए ये आवश्यक है कि शायर की जुबान को सिल दो, अर्थात उसे चुप करा दो। क्यों? कौन से शायर की आवाज़ को बंद कर दो, कौन से शायर की आवाज़ को चुप करा दो? उस शायर की आवाज़ को जिसकी आवाज़ से क्रांति आएगी, जिसकी आवाज़ से बदलाव आएगा, जिसकी आवाज़ में हजारों लाखों आवाज़ें मिलेंगी और अपने अधिकारों की मांग करेंगी। लेकिन कवि का यह विश्वास है कि वो जो पहली आवाज़ उठेगी वह अवश्य ही किसी शायर की होगी
और वह अपनी शायरी के माध्यम से इस संसार के लोगों को जगाने का प्रयास करेगा। तो कवि उन शासकों से कहते हैं कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, कि तेरे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि तो उस शायर की आवाज़ को सिलदे अर्थात उस पहली उठने वाली आवाज़ को जो किसी शायर की होगी उसको वहीं दबा दे, वरना तेरे शासन व्यवस्था को बहुत हानि होगी, तेरी शासन व्यवस्था हिल जाएगी। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, यह एहतियात अर्थात सावधानी बहुत जरूरी है इस बहर के लिए, इस शासन व्यवस्था को इसी तरह आगे चलाए रखने के लिए या चलाने के लिए ये एहतियात या ये सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अर्थात ये शासकों, तुम्हारे लिए यदि यह शासन व्यवस्था सही है और तुम इसको आगे चलाना चाहते हो, आगे लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए यह सावधानी बरतना बहुत आवश्यक हो जाता है कि तुम उस शायर की आवाज़ को ही दबा दो कि जो सबसे पहले उठेगी और उसकी आवाज़ के साथ अनेकों आवाज़ें मिलकर एक क्रांति ला देंगी, हमारे समाज में, हमारे देश में बदलाव की मांग करेंगी। जिए तो जिए अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में, कि यदि हम अपने बगीचे में जीवित रहते हैं अर्थात अपने देश में जीवित रहते हैं तो गुलमोहर के तले अपने अधिकारों के नीचे रहते हुए या अपने अधिकारों को प्राप्त करते हुए हम जीवित रहें। मरे तो गैर की गली में, और यदि किसी दूसरे की गलियों में अर्थात किसी दूसरे देश में हमें मौत भी आ जाए तो गुलमोहर के लिए, अपने देश के लिए ही संघर्ष करते हुए हमें मृत्यु प्राप्त हो। अर्थात यदि हम जीवित रहें तो अपने देश के लिए संघर्ष करते रहें, और यदि हमें मृत्यु प्राप्त हो तो हम अपने देश के लिए मृत्यु को प्राप्त हो। अर्थात हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम अपने देश से जुड़े रहें और अपने देश के प्रति वफादार रहें। तो यहीं पर हमारी कविता गज़ल समाप्त होती है। धन्यवाद।